है ना। यस सर। कल यस तक, सर। हाँ, कल तक हमने पढ़ा था फॉसिल कोक। फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पढ़ा था, ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं, और जो डेड वेजिटेशन है वो डेड वेजिटेशन कैसे कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उस प्रोसेस में। इसलिए ये इससे जो भी हमको फ्यूल मिलता है या जो भी हमको प्रोडक्ट मिलता है वो एज ए फ्यूल एग्जॉस्टिबल है। ये जो रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो हमने कल तक ये पढ़ा था कि लिमिटेड क्वांटिटी एंड अनलिमिटेड क्वांटिटी, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। उन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस में से कोल पड़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। और अभी तक के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोल से ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इंजन्स में पहले कोल यूज किया जाता था, जो स्टीम इंजन यूज होते थे उसमें। और इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन में मीन्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी कोल बहुत ज़्यादा यूज होता है। और उसकी जो कोक है, उसका जो गैस है कोल गैस, ये सब यूजफुल है किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो बहुत जल्दी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1936 के बाद में, और एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और प्रोडक्शन के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनके प्रोसेसिंग में, तब कोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोल कम पड़ने लग गया। और उसकी वजह से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोल को ज़्यादा से बड़ी बड़ी माइंस बनने लग गई, और उन माइंस में से कोल एक्सट्रैक्ट करने लग गए। सर तो सर माइन शाफ्ट। हाँ, कोल माइंस बोलते हैं उसको, कोल माइंस, है ना। तो जो कोल माइंस हैं उनके बहुत ज्यादा ग्रो करने की वजह से हमारे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो गई, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई। बैडली अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द एनवायरमेंट वाज वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट रीजन में या फिर ऐसे रीजन में जो कि बेयर लैंड्स हैं, वहीं पे ही सबसे ज्यादा कोल डिपॉजिट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने एक जगह का नाम सुना होगा, धनबाद, सुना है? सर क्या? पहले नो धनबाद, सर। धनबाद, धन? सर ये कौन सी जगह है? सर नाम क्या है धनबाद। उसका? हाँ, धनबाद जैसे आ, पहले वो बिहार में था, लेकिन अब वो झारखंड में आता है। झारखंड स्टेट जो है, जिसकी कैपिटल रांची झारखंड का है। शहर है सर वो, हाँ सर, हाँ, जो झारखंड में आता बीजापुर है के वो। पास है। झारखंड में कोल माइन है अभी। हाँ, वहाँ नाम सुना है। कोल माइंस एंड मेटेलिक जो, खानों के लिए कोयले की खानों के लिए मशहूर है सर वो। हाँ राइट। तो धनबाद जो है वो कोल माइंस के लिए फेमस है, वहां पे बहुत कोल डिपॉजिट्स सर मिलते रूम हैं। इज लॉक। रूम इज लॉक्ड, अभी अनलॉक कर देते हैं यार, ऐसी क्या बात है? ये ले, अनलॉक हो गया, अभी जो चाहे वो आ सकता है। यस। तो जो कोल माइंस हैं वो बहुत ज्यादा, उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करने लग गया है। और उसी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली उस रीजन का एनवायरनमेंट जहाँ पे कोल माइंस मिली थी या फिर जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स मिले थे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे बड़ा अनलिमिटेड रिसोर्स है, ह्यूमन ग्रीड, आदमी का लालच। ज्यादा से ज्यादा वो डेवलपमेंट करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना चाहता है। उसकी वजह से सर कोल जो है, हाँ हरिओम, बोलो सर बेटा। सर ये 6th का लेक्चर नहीं है। क्या बेटा? सर ये 6th का लेक्चर नहीं है। नहीं बेटा, ये 8th ए का है। मैं आपको बोला ना पहले भी
कि देखो ज्यादातर बच्चे इसमें 8th के ही दिख रहे हैं आपको, 2-3 आप गलती से नहीं, अच्छे से ही कनेक्ट हो गए, लेकिन आप देखो कि आपका खुद का क्लास कौन सा है अभी, है ना? यस, हरिओम, यू कैन लीव नाउ एंड कनेक्ट विथ योर प्रॉपर क्लास। ओके, तो कोल जो है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल क्या है, और उसके बाद में कोक उसका ही एक प्रोडक्ट है। इट इज ए टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in extraction of many metals. तो मैंने जो आपको बताया कि जो कोल है उसका एक फॉर्म, प्योर फॉर्म जो कोक है, उसको हम किस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मींस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। अदर मेटल्स को जैसे कॉपर है, जिंक है, उनकी जो माइंस होती हैं, उन माइंस में से इवन आपने ये भी सुना होगा कि डायमंड भी कोल माइंस में से निकलता है ना? सुना है ना? यस सर, कोयले की Yeah. खदान से ही निकलता है डायमंड। हाँ, यस सर, क्योंकि वो अपना लार्ज हीट अमाउंट में डायमंड भी बनता है, जैसे कोयले की प्रोसेस होती है। यस, राइट। तो कोक एक टाइप से जिस तरह से प्योर फॉर्म है, वैसे ही डायमंड भी कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो कोक इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कोल और कार्बन। तो जैसे हमने कार्बनाइजेशन पढ़ा, तो कार्बनाइजेशन से कोल बनता है, और कोल की एक फॉर्म है कोक, या फिर कार्बन की एक प्योर फॉर्म है कोक। नेक्स्ट वन है कोल टार। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें से बहुत बास आती है। अनप्लीजेंट स्मेल मीन्स हमको अच्छी नहीं लगती उसकी बास। It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. जो कोल टार है वो एक तरह से 200 सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसका काम क्या है कोल सर टार जब का? रोड बनता है तो वो काला काला लगता है ना सर, वही गोल तार होता है। यस अर्पित, वेरी गुड। जो हम रोड पे जो डामर यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा कि रोड बनने के बाद में, रोड तो कंक्रीट से और अपने स्टोन से कंक्रीट, और उसमें बहुत सारे मिक्स चीजें रहती हैं। आजकल सीमेंट की बनती है, सीमेंट की। हाँ, आजकल तो सीमेंट की बनने लग गई, लेकिन जो ब्लैक रोड्स होती हैं, वो ब्लैक रोड्स जो है वो पहले और आज भी बनने के बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लिक्विड का लेयर डालते हैं, ताकि जितना भी कंक्रीट और स्टोन्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएं, और उनमें उतनी रफनेस ना रहे जितनी कि रोड में फ्रिक्शन में फिर बाद में वो एनर्जी लॉस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रोड के फ्रिक्शन को और टूटने से बचाने के लिए, एक ब्लैक कलर का एक लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन मान लो, एक तरीके से एक ब्लैक लिक्विड रहता है जिसको हम कोल टार बोलते हैं। वो टार से उसके ऊपर एक रोड के ऊपर लेयर डाल दी जाती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डामर बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कोल टार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। अब देखो इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कि वो इतनी सारी चीजें बनाने में यूज होता है, जैसे सिंथेटिक डाई, ड्रग्स,
आपने सिंथेटिक डाई पढ़ा होगा, उसमें फाइबर टू फैब्रिक वाला जो लेसन था आपका, उसमें आपने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे। उन सिंथेटिक फाइबर्स को कलर देने के लिए सिंथेटिक डाइस यूज की जाती है ना? यस सर। यस। तो सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स इसमें दवाइयों के लिए है, दवाइयों में भी यूज होता है, वो उसको फिल्ट्रेशन करने में और अदर मटेरियल्स को या अदर कंपाउंड्स को इसमें मिक्स करने के लिए या उनको प्यूरिफाई करने के लिए ये कोल्टार यूज होता है। कोल्टार में मिक्स नहीं करते हमारी ड्रग्स में, ऐसा नहीं है कि हम कोल्टार ले रहे हैं ड्रग्स में। ड्रग्स मीन्स दवाइयां, मेडिसिन। एक्सप्लोसिव्स भी में भी कोल्टार यूज होता है, परफ्यूम्स में भी यूज होता है, प्लास्टिक्स बनाने में, प्लास्टिक तो आपने पढ़े ही हैं, प्लास्टिक्स आर टाइप ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर याद है? यस सर। व्हाट इज पॉलीमर? Yes, sir. व्हाट इज Small पॉलीमर? units. हु विल टेल? Many units. हाँ, तनुश्री बोल रही है। व्हाट इज पॉलीमर? Sir, many small units. Sir, many small units. सर स्मॉल यूनिट। Sir, many small units. चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। Sir, chain of small चेन units. ऑफ स्मॉल यूनिट। Yes, chain of small units is called polymers because poly means many, है ना? पॉली का मीनिंग ही मैनी होता है, बहुत सारे। तो अगर स्मॉल यूनिट्स और उसमें भी किसी केमिकल कंपाउंड को हम यूज करते हैं तो उस केमिकल कंपाउंड के मीन्स सो मैनी ना यूनिट। मैंने चैट बॉक्स में डाला है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली चैट बॉक्स अभी देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूं ना आपको बुक, इसलिए चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं सर देख। poly means many and mer means unit. यस सर। हाँ, चेन ऑफ केमिकल यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। अगर इस टाइप के केमिकल कंपाउंड्स की हम चेन यूज करें तो हम प्लास्टिक भी बना सकते हैं, अदर कंपाउंड्स भी, कंपाउंड्स से हम अदर चेन भी बना सकते हैं और पॉलीमर्स बना सकते हैं। जैसे आपने पीवीसी पाइप सुना होगा, पीवीसी। कोई बता सकता है पीवीसी का मीनिंग क्या होता है? पीवीसी पाइप का मीनिंग नहीं पता, लेकिन पीवीसी देखी एक वो ऐड आता है ना, वो ऋतिक रोशन जो है वो एक व्हाइट कलर का पाइप हाथ में लेकर के ऐड करता है, पीवीसी पाइप। वो जिससे पानी फ्लो होता है। Yes sir. हाँ, वाटर सप्लाई के लिए और अपने प्लम्बिंग फिटिंग्स के लिए उन पाइप्स को ज्यादा यूज किया जाता है, उनको हम बोलते हैं पीवीसी पाइप्स। पीवीसी का मीनिंग क्या होता है? पीवीसी एक क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, बारिश का पॉलीविनाइल पानी क्लोराइड। निकालने के लिए, बारिश का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे। हाँ, तो जो विनाइल क्लोराइड है उसके पॉलीमर्स यूज कर लिए हमने। विनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, उसको हमने मैनी नंबर्स में चेन बना के यूज किया, मींस उसका पॉलीमर बना लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक टाइप का प्लास्टिक ही है जिसको कि हम पाइप्स बनाने में यूज करते हैं। वैसे ही पेंट्स बनाने में भी हम कोल्टार यूज करते हैं। पेंट्स जो हम यूज करते हैं, हमने कल ही पढ़ा है कि जो अपना रस्टिंग है, रस्टिंग इज ए केमिकल रिएक्शन एंड इट इज ए टाइप ऑफ कंबशन बिकॉज इट इज हैपनिंग अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्साइड बना रहा है, आयरन। तो आयरन की जो रस्टिंग है वो एक टाइप का कंबशन है, वो भी एक तरह से मेटल को धीरे धीरे जला रहा है। तो वैसे ही उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट्स यूज करते हैं, जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स को सेव करने के लिए। कल ही आस्तिक ने बताया था कि
पेंट्स का कोट कर देंगे अगर हम आयरन आर्टिकल्स पे, तो उस पे रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए जो पेंट्स हम यूज करते हैं, वो पेंट्स भी किसकी हेल्प से बनते हैं? कोल टार की हेल्प से। फोटोग्राफिक मटेरियल जिससे हम फोटोग्राफी करते हैं, जैसे नेगेटिव्स आपने देखे होंगे। आजकल तो नेगेटिव्स आते ही नहीं है, क्योंकि हम फोटो फोटोग्राफिक मटेरियल यूज ही नहीं करते। आजकल तो हम मोबाइल से डायरेक्ट फोटो ले लेते हैं या कैमरा से फोटो ले लेते हैं और डायरेक्ट उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन आज से कुछ दिनों पहले तक या अभी भी कई जगहों पर जो फोटो हम वॉश करते हैं और फोटोज का जो प्रिंट निकालते हैं, वो प्रिंट किससे निकलता है? नेगेटिव से निकलता है, जो कि कैमरा की रोल में होता है। और वो रोल का जो कैमरा रोल में जो यूज होने वाला जो नेगेटिव है या फिर जो फोटो रोल है, वो किससे बनता है? कोल टार की हेल्प से बनता है। रूफिंग मटेरियल्स तो जानते ही हो कि जब भी हम घरों में या अपनी बिल्डिंग में वाटर, आपने वो ऐड देखा है? क्या कर रहा है मगनलाल? मैं अभी वाटर प्रूफिंग करा रहा हूँ। एशियन यस पेंट सर, अब अपना वाटर प्रूफिंग एशियन पेंट्स। एशियन एशियन पेंट्स, पेंट्स का हाँ। तो वो जो वाटर प्रूफिंग है, वो वाटर प्रूफिंग भी किससे होती है? कोल टार से होती है। जहां जहां क्रैक्स होते हैं उनमें कोल टार फिल कर देते हैं और उससे पानी अंदर नहीं पानी ना आता। घुसे घर में। हाँ। तो सर, इंटरेस्टिंगली आपसे नैफ्थलीन। क्वेश्चन है। क्या बेटा? आपसे एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ पूछो आर्यन। अपना ये कई सारे जगह डांबर को एज मतलब वो किधर भी कुछ क्रैक वोक रहता है तो फिर उसको डांबर को गर्म करते हैं, वो फिर मेल्ट होता है, फिर उसको उधर लगाते हैं। हाँ तो वो भी एज वो मतलब रूफिंग के लिए काम आता है। हाँ, रूफिंग में ये रूफिंग ही है ना एक तरीके से। अगर मान लीजिए कि जो रोड के ऊपर आप जो बता रहे हो कि उसको लिक्विड बना के या उसको मेल्ट करके बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं, तो वो भी एक टाइप की रूफिंग ही है। वो उसकी जो रोड बना रहे हैं, उस रोड की रूफ ही है एक तरीके से। रूफ का मतलब क्या है? जो उसको कवर करता हो। जैसे हमारे घर को रूफ कवर करता है, तो हमारी रूफ, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर वाले का फ्लोर है वो, और फर्स्ट फ्लोर वाले की जो रूफ है वो सेकंड फ्लोर वाले का फ्लोर है। तो फ्लोर और है, जो बिल्डिंग का जो टॉप है, जिसको हम टेरेस टॉप बोलते है हैं, वो 7 लास्ट फ्लोर वो वाले पे। सबका रूफ है। तो उसमें रूफिंग में हम क्या करेंगे? इस कोल टार को वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करेंगे। तो वो भी एक तरह से रूफिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है ना आर्यन? यस। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. naphthalene balls देखिए व्हाइट कलर की। यस सर, देखिए वो यस। उसको जिससे आप, बहुत बेकार स्मेल आती है। हाँ, उसको क्या करते हैं? हमारे बाथरूम में या फिर जो हमारा जो वॉश बेसिन है उसमें, जिसमें इंसेक्ट आ सकते हैं, या फिर उससे जो ऑर्डर आती है, बैड ऑर्डर जो आती है, जो इनप्लीजेंट है, हमको अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? नेफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं। वो नेफ्थलीन बॉल्स जो है, ऑपरेशन में बहुत ज्यादा डालते हैं। ऐसा डामर की गोलियां जो कपड़ों में डालते हैं जिससे यस कीड़े नहीं सर। आए। हाँ, मोस्टली अपन ये फिनाइल की गोली बोलते हैं उसको, लेकिन है वो नेफ्थलीन बॉल्स, है ना? यस फिनाइल सर, की गोली उसके ऊपर बोलते हैं लिखा उसको, भी रहता है उनके है नाम। ना? तो वो की वही, यस सर, हाँ, अपने घरों वो में भी जो, अलग अलग रंग में आती है सर। क्या? कुछ कुछ सफेद, वो जो व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, वो आप कई बार देखते होंगे कि अपने जो वूलन क्लॉथ्स हैं, उन वूलन क्लॉथ्स में भी रख देते हैं और उनको फिर फोल्ड करके हमारी जो कपबोर्ड है उसमें सेफ रख देते हैं। क्योंकि
क्योंकि अगर मान लो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आ जाएंगे और हमारी जो क्लॉथ्स हैं उनमें होल हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स को यूज करते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आजकल बिटुमिन को ज्यादा यूज करते हैं, जो कि वो भी एक टाइप का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, कोल टार की जगह पे, क्योंकि कोल टार आजकल कम मिलने लग गया है ना। तो बिटुमिन को यूज करने लग गए। ये एक टाइप का पेट्रोलियम वेस्ट है। बिटुमिन अपने आप में एक पेट्रोलियम वेस्ट है जिसको हम उसमें यूज करते हैं। अब एक कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. जो कोल गैस है उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और ये कब बनती है? जब हम कोक की प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोल से कोक बना रहे हो। तो जब हम कोक प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पे कोल गैस बनती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. इसको कोल गैस को जो है आजकल इंडस्ट्रीज में हीट के लिए यूज करते हैं, ना कि लाइट के लिए। लेकिन इसको सबसे पहले लंदन में 1810 में लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए यूज किया गया था, और अमेरिका में मींस न्यूयॉर्क में 1820 में। अब है मेन फ्यूल, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जो कि एग्जॉस्टिबल है। इसके लिए बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं पेट्रोलियम के, उन पेट्रोलियम्स में को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने की अलग प्रोसेस है। नेचुरल गैस उससे सेपरेट करते हैं। आपने सेपरेशन मेथड 6th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, है ना, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट करते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, जो क्रूड ऑयल निकलता है, हमारे जो एक्सक्रीशन जब हम करते हैं, एक्सक्रीट जब करते हैं उसको अर्थ में से, तो जो एक तरह से एक्सक्रीशन ही है वो, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको एक बड़े बड़े वेल्स होते हैं जिनको कि हम ऑयल वेल्स बोलते हैं। उन ऑयल वेल्स में से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये एक तरीके से अर्थ का एक्सक्रीशन है। अर्थ अपना एक्सक्रीटा जो है वो हमको दे रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. पेट्रोलियम जो वर्ड है वो पेट्रा से बना है, और लियम मीन्स होता है ऑयल। तो जो अर्थ का ऑयल है, पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक, चट्टाने, उन चट्टानों के बीच में से जो ऑयल निकल रहा है उसको हम बोलेंगे पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल is it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. ये जो फिगर है, ये देखो एक वेल का फिगर दिया हुआ है, मैंने बताया ना आपको ऑयल वेल। उस ऑयल वेल में उस सबसे ऊपर गैस मिलती है, फिर ऑयल मिलता है, और रिजर्वायर रॉक्स जो हैं उसमें सबसे नीचे वाटर रहता है। वाटर सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। इसलिए जब भी एक्सट्रैक्शन होगा ऑयल वेल्स में से, देन वी विल गेट गैस फर्स्ट एंड देन ऑयल एंड लास्ट वाटर। ओके,
आप देखते भी हो ना, ऑयल वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। Why oil floats on water surface? कौन बताएगा? आंचल। Because density. हाँ हर्षित। सर आप फिर से क्वेश्चन बोलिए। why It is light. why It is oil lighter than floats on water. water surface? Because it oil is is lighter lighter than water. than water. Yes, 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 yes. Because oil has lesser Yes. density than water. ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, या फिर आप ये बोल सकते हो बिकॉज वाटर हैव हायर डेंसिटी देन ऑयल। ऑयल से ज्यादा डेंसिटी है वाटर की, इसलिए ऑयल जो है वो हमेशा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, पानी के ऊपर तैरता है वो। इसीलिए वेल्स में देखो, ऑयल वेल्स में कि गैस सबसे ऊपर बताई है, ऑयल उसके बाद में बताया, और सबसे नीचे वाटर बताया है। आपने ज्योग्राफी में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा है? Yes, sir. यस। ये Yes, कौन sir. बोला? Igneous rock, sedimentary rock. Yes, rock. Sedimentary एक rock. मिनट, sedimentary एक rock. मिनट। रॉक, अरे प्यारों, एलिमेंट्री रॉक। सुनते ही बोलने मत लग जाया करो। आयुष। मैं Sir, may I? अरे एक मिनट बेटा। Sir, may बेटा I, Tanushri? तनुश्री, एक मिनट रुको बेटा। तनुश्री, आयुष, और जो भी कोई है जो कि बिना बोले अपना आंसर देने लग जाते हैं, वो गलत है बेटा। क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसिव वे में क्लास में रहते हैं, आप सिक्स्थ में भी देखते थे अपनी क्लास में, जो जैसे रोहित साहा था वो कभी बात नहीं करता था, और हमारे रानी आस्था थी वो किसी से बोलती नहीं थी, फिजा थी वो भी किसी से बात नहीं करती थी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं बोलना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है या उनको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो बोलने में थोड़े हेजिटेट होते हैं। तो उनको भी थोड़ा प्रमोट होने दो, ताकि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। और हमारी क्लास जो है वो पूरी क्लास एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग एक्टिव हैं, बाकी के लोग जो है वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। अच्छा है, तनुश्री भी बहुत अच्छे रिप्लाई देती है, आयुष भी अच्छा रिप्लाई देता है, लेकिन दूसरों को भी चांस दो बेटा। ऐसे नहीं कि हम करते जाएंगे तो फिर भाई मैं तो पूरे 65 बच्चों का टीचर हूं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ 2 ही लोगों को या 4 लोगों को या 8-10 लोगों को ही सिर्फ एंटरटेन करता रहूं। इट इज नॉट फेयर। सो वी हैव टू गिव चांस टू अदर्स आल्सो। ओके, तो मैं नाम बोलूं तब आप आंसर दिया करो। अच्छी बात है, आपको आता है, वेरी गुड, और आंसर दिया भी करो, लेकिन दूसरों को भी चांस दो। अपने घर में होता है ना, जैसे हम हमारे घर में भी ऐसे ही करते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ही बोलता रहता है, बाकी के सब लोग चुपचाप बस उसके ऐसे भक्तों की तरह सुनते रहते हैं, क्योंकि वो किसी को चांस ही नहीं देता बोलने का। जैसे जब पापा गुस्सा होते हैं तो फिर वही वही बोलते जाते हैं, मम्मी गुस्सा होती हैं तो वही वही बोलती जाती है। उस टाइम हमको कितना खराब लगता है कि मम्मी हमारी सुन ही नहीं रही है, सिर्फ अपनी अपनी बताए जा रही है। उस टाइम हमको बोलना है, हमारी बात भी तो कहनी है, वी हैव टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, बट नो बडी इज रेडी टू हियर। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारे, देन वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड वी विल बी एग्जॉस्टेड। So
we have to give chance to others also so they can express themselves and they will be extrovert, not introvert. Because introversion can develop some type of frustration and this will be develop or grow into disorder also. ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, जैसे मुझे है डिसऑर्डर, स्टेज फोबिया है मुझको। मैं अपनी क्लास में या कहीं भी कैसे भी अपने आप को खूब अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता हूं, या फिर आप लोग भी फील करते होंगे इस बात को। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी स्टेज पे नहीं आता। आप 7 साल से 8 साल से स्कूल में हो, देखा है मुझको कभी स्टेज पे खड़े होते हुए? नो सर। नहीं। No, sir. जो लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं या केजी से पढ़ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं स्कूल में, तो उन्होंने कभी भी मुझे स्टेज पे नहीं देखा होगा। मैं कभी भी स्टेज पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुझे एक टाइप का फोबिया है। तो वो फोबिया किसी और में डेवलप ना हो उसके लिए आप लोग अपनी क्लास में सबको चांस दो, है ना, और प्रमोट करो एक दूसरे को। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसलिए नहीं बोलते कि हम कहीं गलत तो नहीं है। होता है उनके पास में राइट आंसर होता है, लेकिन उनको इस बात का फियर रहता है कि हम कहीं गलत आंसर तो नहीं दे रहे हैं, और व्हाट विल बी द रिएक्शन फ्रॉम टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो। टीचर का रिएक्शन क्या होगा और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वैसा उनका तो अभी रिएक्शन क्या हम होगा? लोगों के साथ भी होता है, अभी भी। क्या बेटा? अभी भी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है अभी भी। सबके साथ होता है, हम लोग और Yes. वो लोग नहीं, सबके साथ होता है। इसीलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया आपको, सबके साथ होता है वो। क्योंकि हमको ये लगता है कि कहीं हम राइट हैं कि रॉन्ग हैं। ये एक टाइप का एक हेजिटेशन और एक टाइप का डायलमा है। वो डायलमा बच्चों में रहता है, सब में रहता है वो, तो हम बोल नहीं पाते। वैसे वो बच्चे भी नहीं बोल पाते, तो उनको प्रमोट करो कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, है ना, और उनको स्पेस दो। अगर हम करते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे, तो उनको स्पेस नहीं मिलेगी। So we have to provide some space for others also. हाँ, ओके, ठीक। यस सर। यस, Yes, sir. आयुष प्रशांत कनेरे, तनुश्री प्रशांत सोनमने। सोनोने। हाँ, तो दोनों, मैं आपको स्पेशली आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। हाँ, यस। नेक्स्ट वन। Sir. Okay. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Process वो की वही है। The dead vegetation जैसे कन्वर्ट हुआ कोल में, वैसे ही जो डेड एनिमल्स हैं वो कन्वर्ट हुए पेट्रोलियम में। तो उनके ऊपर भी वही लेयर्स आ गई सैंड एंड क्ले की, जैसे डेड वेजिटेशंस के ऊपर आई थी। हायर प्रेशर बन गया और हायर टेम्परेचर आ गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Process is same for formation of coal and petroleum, but different organism is used in the process. ऑर्गेनिज्म पहले कौन सा था? प्लांट्स थे, और अभी जो ऑर्गेनिज्म है वो है एनिमल्स। तो कोल जो है वो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म से बनता है, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एनिमल से बनते हैं दोनों के दोनों ही डेड प्रोसेसिंग है। जो उनकी जो डेड बॉडी है, प्लांट्स की डेड बॉडी हो चाहे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी हो, उन दोनों को ही कन्वर्ट किया है किसमें? फॉसिल्स में, और फॉसिल्स से बन गए हैं फ्यूल्स। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water.
आप उसमें जो ऑयल वेल है उसमें देखोगे कि वाटर के ऊपर की लेयर है ये। क्यों? क्योंकि वाटर उनसे ज्यादा हैवियर है और गैस एंड ऑयल इज लाइटर देन वाटर। Gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. ये तनुश्री ने आंसर दिया था, आर्यन ने भी दिया था। वेरी गुड। बिकॉज ऑयल एंड गैस इज लाइटर देन वाटर, सो इट विल बी ऑन द वाटर सरफेस एंड इट विल नॉट मिक्स। ये मिक्स भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो ऑयल वेल्स हैं वो कहां पे मिले? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in river basins of Godavari and Krishna. गोदावरी एंड कृष्णा का जो रिवर बेसिन है, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश और नॉर्थन कर्नाटका, वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल डिपॉजिट्स मिलते हैं। और जो हमारे जो जियो साइंटिस्ट हैं वो यही देखते हैं या ये ढूंढते रहते हैं कंपनीज के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कि कहाँ कहाँ पर ऑयल वेल्स मिल सकते हैं या फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो वर्ल्ड में सबसे पहले 1859 में पेनिसिल्वेनिया यूएसए में मिले थे और उसी के जस्ट 8 इयर्स आफ्टर 1867 में हमारे यहाँ आसाम में मिले थे। अब लेकिन जो पेट्रोलियम मिला है, जो रॉक ऑयल है एक टाइप का, हाँ सन्निधि बताने वाली थी या मंतशा बोलने वाली थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। यस सर, क्या नाम है मंतशा? नेम देम। सर इग्निशियस, यस, Igneous, metamorphic और मेटामॉर्फिक, Sedimentary. सेडिमेंटल रॉक्स। हाँ इग्निशियस। देखो इग्निशियस रॉक्स इसमें भी दिया हुआ है सामने, मेटामॉर्फिक एंड इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी जो सेडिमेंट्री हैं, जो कि बदल सकते हैं, सैंड में बदल सकते हैं या सैंड से रॉक्स में बदल सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्निशियस रॉक्स जो कि कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है, वो एक बार इग्नाइट हो गए तो उसके बाद में उनका कन्वर्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। हमारी जो सह्याद्री रेंजेस हैं ये सारी इग्निशियस नहीं हैं, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री हैं। सह्याद्री रेंजेस जो है, जो माउंटेन्स हैं हमारे, इनकी रॉक्स कैसी हैं? सेडिमेंट्री हैं। ये सैंड से बनी है और आपको लेयर्स में क्लियर दिख जाएंगी। आप अगर कभी पुणे या पुणे के आसपास सातारा, सांगली, सर डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, राइट। तो साउथर्न महाराष्ट्र की तरफ जैसे ही हम जाते हैं डेक्कन प्लेटू की तरफ, तो हमको जितने भी माउंटेन्स दिखते हैं या फिर जो रॉक्स दिखती हैं वो आपको लेयर वाइज दिखती होंगी, मोस्टली लेयर वाइज दिखती हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान की तरफ जाओ जहां पे अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज में इस टाइप की लेयर्स या सरफेसेस आपको नहीं दिखेंगी, वो बिल्कुल एक पहाड़ दिखेगा बड़ा। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? इग्निशियस है, इग्निशियस रॉक्स हैं वो, या फिर इग्निशियस माउंटेन्स हैं वो, इग्निशियस रॉक्स माउंटेन्स। और हमारे यहाँ जो सह्याद्री की तरफ जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कैसी हैं? सेडिमेंट्री हैं या मेटामॉर्फिक हैं, उनको मेटामॉर्फिक भी कर सकते हैं। अब इसमें जो वेल्स में दिखाया है इम्परवियस, इम्परवियस मीन्स उसको हम, उसमें पोर्स नहीं है और हम उसके अंदर जा नहीं सकते।
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये हम अब कल पढ़ेंगे, लेकिन आपका एक अच्छा सा एक असाइनमेंट यही है कि आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स का एक अच्छा सा फिगर बनाओगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो? No, Sir. sir. यस। तो आप कोरिलेट करते जाया करो, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते जाया करो, और स्पेशली कोरिलेशन आपका ज्योग्राफी से ज्यादा होता है। आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी हुई है 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड में अभी जो पढ़ रहे हो, वो हमारी साइंस से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। इसीलिए मैं बीच बीच में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता रहता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर। तो रॉक्स जो है उन्हीं से हमको पता चलेगा, और जो जियो साइंटिस्ट हैं वो रॉक्स की क्वालिटी और उसकी जो कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज हैं उनको देख के बताते हैं, और सॉइल की प्रॉपर्टीज को देख के बताते हैं कि वहां पे ऑयल डिपॉजिट्स हो सकते हैं या नहीं। ये आपको मैं अभी मैसेज करता हूं, एक जियो साइंटिस्ट किस तरह से ऑयल डिपॉजिट्स को फाइंड आउट करते हैं, है ना, वो आप पढ़ना। तो ये फिगर 5.4 आपको अपने असाइनमेंट में बनाना है, और नेक्स्ट वन हम कल पढ़ते हैं। ओके, साइंस के नोटबुक में